नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं CMMS यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2023 और NMS एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, जीवन काल की उस अवधि को क्या कहते हैं जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि 11 से 19 वर्ष की होती है, जिसको अंग्रेजी में टीन एजर्स भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यौवना आरंभ के साथ वृषण द्वारा किस पुरुष हार्मोन का स्रवण प्रारंभ हो जाता है? तो पुरुष हार्मोन, उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन नाम है इसका। ठीक है, पुरुष हार्मोन। परीक्षा में कभी कभी ऐसे पूछता है, इनमें कौन पुरुष हार्मोन है? तो याद कर लीजिए, टेस्टोस्टेरोन, यह है पुरुष हार्मोन। उसी तरह से लड़कियों में यौवना आरंभ के साथ अंडाशय से किस स्त्री हार्मोन का स्राव प्रारंभ होता है? ठीक है, तो स्त्री हार्मोन की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, सर्वप्रथम हार्मोन का पता किस वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा 1902 ईस्वी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इन सभी को आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और इन्हें निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपको आने वाला है। चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो इसकी जो सामान्य अवधि होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा 28 से 30 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, रेशम कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कायांतरण बोलते हैं। ठीक है, कायांतरण। अगला प्रश्न है, कीटों में कायांतरण की नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो कीटों में यह किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिए थे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेढक में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो मेढक की बात करेंगे तो इसमें होता है थायरॉक्सिन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, एनीमिया नामक रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया एक बीमारी है जो लौह तत्व की कमी के कारण होता है। विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को। याद रखना आपको, 21 जून को मनाया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो वैसी वस्तु को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती क्या कहलाती है? तो ऐसे वस्तु को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। पार्श्विक परिवर्तित का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दाहिना का बायां तथा बाएं का दाहिना परिवर्तित होना। एक ऐसे प्रकाशीय यंत्र का नाम बताएं जो ऐसी वस्तुओं को भी दृश्यमान बनाती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित नहीं होती है। तो इसका नाम है पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, 7 रंग होते हैं। ठीक है, बैजानी हॉपी नाला, कहने का मतलब बैगनी, जामुनी, हरा, पीला। ठीक है, तो इस तरह से होता है, नीला। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। मानव नेत्र को एक विशेष रंग कौन प्रदान करता है? तो इसको आइरिस या परितारिका बोलते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। मानव नेत्र में पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया बोलते हैं। मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? ये आइरिस या परितारिका के द्वारा होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो आपको बताना है उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आइरिस या परिचारिका, परिचारिका यहाँ पर।
रेटिना या दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटाने के बाद कितनी देर तक बनी रहती है? तो ये हो जाएगा 1/16 सेकेंड तक। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 25 सेंटीमीटर। चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति क्या है? ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? तो याद रखना 63 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैसों तथा द्रवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तरल बोला जाता है। विरामावस्था की किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण को समाप्त करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस प्रकार के घर्षण की माप होती है? तो इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल किस प्रकार के घर्षण की माप होती है? तो इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। ठंड के दिनों में दोनों हाथों को रगड़ने से गर्मी का एहसास क्यों होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा घर्षण उत्पन्न होने के कारण। मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो मानव में जो ध्वनि है वाक्य यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कंठ में वाक्य यंत्र होता है तो वहाँ से उत्पन्न होती है। आयाम का एसआई मात्रक होता है मीटर। आवर्तकाल का एसआई मात्रक होता है सेकेंड और आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? आयाम पर। ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 30 सेकेंड कंपन पूर्ण करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 30 हर्ट्ज, क्योंकि इसको आवृत्ति में हर्ट्ज में मापते हैं आवृत्ति को। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। ठीक है, जिसको संकेत में कहते हैं डीबी। कितनी प्रबलता से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है? 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि को शोर माना जाता है। मानव कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व किस चीज़ से निर्धारित होती है? आवृत्ति से निर्धारित होती है। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? इसको एरोसोल बोलते हैं। जाड़े के दिनों में औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरा आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं जिससे दृश्यता में कमी आती है? तो इसको बोलते हैं धूम कोहरा। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वायु प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कौन सी विषैली गैस रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को बोलते हैं विश्व तापन। अगला है, हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है। ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर एसी में होता है। धुएं, धूल एवं तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ जो गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं, इसको सूक्ष्म प्रदूषक बोला जाता है। चिपको आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये उत्तराखंड में हुआ था पेड़ को बचाने के लिए। झारखंड के किस जिले में जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया था? तो ये हो जाएगा खुंटी। उसी तरह से अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो पुराने बुक के अनुसार 77 है, अभी तो 100 से भी ज़्यादा हो गया है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1986 ईस्वी में। भारत में कुल कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं? तो 421। उसी तरह से अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र निर्धारित है? 14। आपको आंसर जो देना है किताब के अनुसार ही देना है। भारत में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं? 19। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1972-73 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित कितने वृक्षों को काटा जाता है? 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो इस तरह से आज आपने सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखे। इस तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी लेकर के आएंगे, तो इसलिए चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।